Okay, now the next question is the correct order of the periods from Paleozoic to Mesozoic era is. तो आपको बताना है कि करेक्ट जो सीक्वेंस होगा Paleozoic to Mesozoic era वो क्या था. सो ऑब्वियसली अगर आपको नॉर्मली पता है, लाइक आपको जैसे कि पता है कि ज्योग्राफिकल टाइम स्केल पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए आपका पहले से नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज इसमें कोई भी कॉमन सेंस यूज नहीं होता है, आपको लाइक चीजों को याद करना पड़ेगा. सो द ऑप्शन विल बी थर्ड, दैट इज पहला आएगा कैम्बियम आएगा, फिर ओडोविशियन आएगा, सिल्यूरियन आएगा, डिवोनियन, उसके बाद कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक एंड कार्टिशियस. ओके, सो द आंसर विल बी 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका आई थिंक ये इवोल्यूशन से पूछा गया है, दैट इज दी फ्लफ टेल इन mainland Asia show high variation in the tail color. However, in the far out Pacific island, the fluff tail show very little variation in the tail color. This variation in the tail color can be explained by all the following except. तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इजी है, बट यहाँ पे एक मल्टीपल आप बोल सकते हो कंसेप्ट लगता है. हमको पता है जो भी वेरिएशन के यहाँ बारे में बात की जा रही है, ये पॉसिबल है एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ अ फाउंडर्स इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन. ओके, जिस वे में लाइक जिस चीज से हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं वो है आपका होमोलोगस इवोल्यूशन. बिकॉज होमोलोगस इवोल्यूशन नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज इसका स्पीसिएशन देखने को मिलता है. स्पीसिएशन मतलब बहुत सी चीजें जो है वो चेंज हो जाती है, जो कि ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करता. ओके, सो द आंसर विल बी 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दैट इज टेक्सोनॉमी पे, और टेक्सोनॉमी के मैक्सिमम फैक्ट्स जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए. सो द आंसर इज एज पर द क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी, आर्केनोसॉर्स आर अ ग्रुप ऑफ डाइप्सॉइड्स एमिनोट्स which include the extinct dinosaurs. The living representative of the group consists of. So obviously the answer will be apes and crocodile. Okay, again आपका next question भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है. If you want to divide a human body into a dorsal and ventral section, what plane will you use? तो नॉर्मली जब dorsal और ventral section की बात करते हैं तो हम लाइक कौन सा यूज करते हैं, कोरोनल यूज करते हैं, जो कि द मिडिल से आपका सेक्शन जो है वो शो करता है. सो द आंसर विल बी 1. Okay, next question again, direct question. Which one of the following bryophytes has a multicellular rhizoids and its cell mostly contain a numerous chloroplasts? So the answer will be the sphagnum. Okay, next question पूछा गया है आपका प्लांट फिजियोलॉजी से. क्वेश्चन है which one of the following is not true for the Anammox bacteria? Okay, Anammox is going to stand for the anaerobic ammonia oxidation. तो ये क्या करते हैं, मेनली ये नाइट्राइट को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मली N2 में कन्वर्ट करते हैं. लाइक नाइट्राइट और अमोनिया को डायरेक्टली ये N2 में कन्वर्ट करते हैं. तो पहला ऑप्शन बोला है दे कन्वर्ट नाइट्रेट एंड अमोनिया इनटू डाइनाइट्रोजन. तो वो नाइट्रेट को कन्वर्ट नहीं करते हैं, वो नाइट्राइट को कन्वर्ट करते हैं. तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही हमने इसको एलिमिनेट कर दिया. सेकेंड है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 30 to 50% ऑफ द डाइनाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस इन ओशन. ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट एकदम सही है. लाइक करंट स्टडी आप इनका देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि 30 to 50% जो नाइट्रोजन का प्रोडक्शन होता है ओशन में, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज दे बिलोंग टू द बैक्टीरियोफाइलम प्लैंक्टोमाइसिस. तो ये नॉर्मली प्लैंक्टोमाइसिस से ही बिलोंग करते हैं. ये एकदम डायरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है. फोर्थ है मेम्ब्रेन ऑफ दिस बैक्टीरियम कंटेन द लैडर एंड लिपिड्स, जिसका कि एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है. तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू अंडरस्टैंड द प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, दैट इज द डिडेनियम व्हिच इज गोइंग टू एक्ट एज अ प्रेडेटर एंड द पैरामीशियम व्हिच इज गोइंग टू एक्ट एज अ prey. So both were used. Paramecium population was grown with sand sediment as a hiding place or the refuge. To this population, Didinium was introduced only once. What would happen to the prey population in the course of time? तो नॉर्मली क्या बोला गया है, एक सैंड सेडिमेंट में कुछ प्रे को हाइडिंग प्रॉपर्टी सिखाई गई है. ओके, हाइडिंग प्रॉपर्टी सीखने के बाद वो क्या करते हैं, हाइडिंग प्रॉपर्टी उन्होंने सीख ली है, उसके बाद क्या किया गया, वहां पे एक प्रीडेटर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि यहाँ पे किसका नाम दिया गया है, दैट इज द डिडेनियम का. अब जब लाइक प्रीडेटर को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है तो बोला गया है कि अब क्या सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है. पहला ऑप्शन है द पॉपुलेशन विल स्टीडीली डिक्रीज एंड वैनिश. तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो प्रे हैं उनको हाइडिंग प्रॉपर्टी सिखाई गई है, मतलब कि वहां पे पॉपुलेशन का डायरेक्टली डिक्रीज होने का चांसेस जो है वो कम बनता है, और वैनिश तो वो बिल्कुल नहीं होंगे. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है. सेकेंड है पॉपुलेशन विल इनिशियली इंक्रीज एंड देन स्टेबलाइज. इंक्रीज कैसे होगा, जब प्रीडेटर जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है. थर्ड है द पॉपुलेशन विल इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज एंड स्टेबलाइज. बिल्कुल, क्योंकि
जो प्रे हाइडिंग प्रॉपर्टी सीख चुके हैं वो क्या करेंगे, वो हाइड हो जाएंगे जब प्रीडेटर रहेगा। जब प्रीडेटर का एलिमिनेशन हो जाएगा उस इन्वायरमेंट से, तो वो वापस से नॉर्मल इन्वायरमेंट में आके अपना रिप्रोडक्शन मोड जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कुछ ही टाइम बाद उनका पॉपुलेशन वापस से स्टेबलाइज हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, स्टीडली इंक्रीज बोला है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया। सो द आंसर विल बी थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, और इस क्वेश्चन के बारे में आपको इनवेसिव स्पीसीज के बारे में बोला गया है। ओके, तो पहला ऑप्शन है आइलैंड इकोसिस्टम आर लेस प्रोन टू बायोलॉजिकल इन्वेशन बिकॉज ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द मेनलैंड। पहली बात तो ये इनवेसिव स्पीसीज के लिए कभी भी डिस्टेंस मैटर नहीं करती है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड होकर लेस या फिर मोर इफेक्ट ऐसा कुछ शो नहीं करते हैं। ये इनवेसिव स्पीसीज है यानी नॉन नेटिव स्पीसीज हैं, कहीं भी जाके खुद का एस्टेब्लिशमेंट ये कर सकते हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। सेकेंड है इनवेसिव स्पीसीज हैव ग्रेटर फिनोटाइप प्लास्टिसिटी कंपेयर टू दी नेटिव स्पीसीज। ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज वही उनके सर्वाइवल में उनकी बेस्ट वे में हेल्प करते हैं। थर्ड है इनवेसिव स्पीसीज हैव हाई डिस्पर्जल एबिलिटी, ऑब्वियसली। और फोर्थ है एट अ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम आर जनरली मोर प्रोन टू दी इन्वेशन, बिकॉज जहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होती है ऑब्वियसली वो इन्वायरमेंट जो होता है इनवेसिव स्पीसीज को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दी 1. So the next question is, in order to separate red and white blood cells, which one of the following methods can be used? So अगर हम क्वेश्चन देखें यहाँ पे तो बोला है कि रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यहाँ पे यूज हो सकता है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड फैक्स। सेकेंड है हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी एंड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। थर्ड है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फैक्स। और फोर्थ है हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी एंड फैक्स। तो देखिए गाइज, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अगर आपको टेक्निक्स के बारे में आइडिया है कि हाँ लाइक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में किस वे में काम होता है, तो इजीली आप बोल सकते हो कि लाइक रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स को सेपरेट करने के लिए, जो कि आई थिंक ये प्रैक्टिकल हम अपने मास्टर्स में भी करते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होता है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फैक्स। सो द आंसर विल बी थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। Which one of the following modification of protein is co-translation? मतलब co-translation का मतलब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसके साथ साथ ही मॉडिफिकेशन भी हो रहा है। ओके, ये जो ओवरऑल केस है ये सिर्फ एक ही केस में देखा जाता है, दैट इज दी मेरिस्टॉयलेशन में। ओके, सो द आंसर विल बी 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द 66 क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है in order to check whether a protein has been phosphorylated during the treatment with a drug, you would perform obviously very simple, it will be a Western blot analysis, जिसमें कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि अगर कोई प्रोटीन फॉस्फोराइलेट हो गया है तो हम उसे कैसे प्रेडिक्ट कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 क्वेश्चन। A T0 transgenic plant containing a transgene for the herbicide resistance show 2 bands on the southern blot analysis using a probe that is internal to the restriction site used for the genomic DNA digestion. However, it segregates in 3:1 for the herbicide resistance, that is ratio with the sensitivity in the T1 progeny and obtained by the self-pollination. Which one of the following statement is correct? तो यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आपको दिए हैं आपको वो ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि आपका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है। ओके, नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है दैट इज फर्स्ट आपको बोला गया है द T0 प्लांट इज अ सिंगल कॉपी इवेंट, ऐसा नहीं है। Second है that the T0 plant is a double copy event and 2 transgene copied are tightly linked. तो ये हमें एक स्टेटमेंट लग रहा है कि हाँ जो भी यहाँ पे कंडीशन बोला गया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो थोड़ा बहुत हमें लाइक बता रहा है कि हाँ क्या आंसर हो सकता है। फोर्थ है that is the T0 plant is double copy event and the 2 transgenic copy are integrated in 2 different chromosome. ऐसा भी नहीं होगा बिकॉज जो ओवरऑल यहाँ पे डिमांड दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 जिसमें कि मेंशन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यूजिंग अ मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग अप्रोच इज इनकरेक्ट। तो देखिए डिपेंड करता है, अगर आपके पास इसका नॉलेज है तो आप आंसर दीजिए, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ हट के क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ऑब्वियसली बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो यहाँ का जो नॉर्मल आपका लाइक ऑप्शन दिया गया है दैट इज एलीलिक डाइवर्सिटी फॉर ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी अवेलेबल इन दी नेचुरली अकरिंग क्रॉसेबल germplasm. Second है the gene of interest cannot be derived from the sexually incompatible organism. Third है availability of the marker and linkage map would facilitate the breeding program. Fourth है the crop plant should necessarily have a optimized robust system for the production of the double haploids. Okay, so the answer will be that is the third option.
Okay, next question, that is the 69. Membrane potential in mitochondria is critical for the oxidative phosphorylation and is monitored by. Options are patch clamp. Second है measuring internal sodium ion concentration lysing the mitochondria. Fourth है measuring the distribution of the labeled ion across the mitochondrial membrane. Fourth है measuring the consumption of ATP. तो अगर आप थर्ड जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोला गया है, अगर आप उस मेथड को यूज करोगे तो आप इजिली जो है लेबल्ड आयन की हेल्प से आप ये देख पाओगे कि ओवरऑल जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में और मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, वो आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH of solution is 7.4 plus minus 0.02 where 0.0 is a standard deviation obtained from the 8 measurement. If more measurements were carried out, the percent of sample whose pH would fall between the pH that is the 7.38 and 7.42. तो आप अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करें, लाइक आपका जो pH का कंसेप्ट है अगर आपका वो क्लियर है तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इजिली जो है बोल सकते हो कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका थर्ड, दैट इज दी 68.2. ओके, बट मेक श्योर अगर आपको पता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन अटेंड कीजिए. इन केस आपको नहीं पता है तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन. Okay, so the next question is which one of the following statement regarding the crop improvement program using a molecular breeding approach is incorrect. तो आपको बताना है कि कौन सा लाइक ओवरऑल टेक्निक जो है वो आपका जो ये ब्रीडिंग अप्रोच बोला है उसके लिए सही नहीं है, इनकरेक्ट है. ओके, अगर आप ऑप्शन देखें दैट इज फर्स्ट ऑप्शन में बोला है एलिलिक डाइवर्सिटी फॉर द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी अवेलेबल इन नेचुरली अकरिंग क्रॉसेबल जर्मप्लाज्म. सेकेंड बोला है द जीन्स ऑफ इंटरेस्ट कैनॉट बी डिराइव्ड from a sexually incompatible organism. Third में बोला है availability of marker and linkage map would facilitate the breeding program. और fourth में बोला है the crop plant should necessarily have an optimized reboost system for production of the double haploids. तो normally जो भी डिमांड है इस क्वेश्चन की उसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम सही होगा. इन केस अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो यू कैन ट्राई, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो बेटर होगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ पार्ट सी. पार्ट बी से हमने पूरा का पूरा लाइक ओवरऑल जितने भी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन थे हमने देख लिए. आपको जैसे कि पता है पार्ट बी में मोर और लेस 25 क्वेश्चंस करने होते हैं. 75 क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मली आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं. तो डिपेंड करता है, लाइक मैं यहाँ पे आपको सबका सॉल्यूशन बताऊंगी लेकिन एक मैक्सिमम प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन जो है मैं टॉप 25 क्वेश्चंस का देने की कोशिश करूंगी. ओके फाइन. तो जो 71 क्वेश्चन है अगेन ये एक बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन है सेरीन प्रोटीज वाज टेस्टेड फॉर इट्स activity on the following peptide substrate of different length and sequences. The obtained kinetic parameter of proteases are shown along with the peptide. तो यहाँ पे पेप्टाइड सबस्ट्रेट दे रखा है, आपको ये बता रखा है कि कहाँ से ओवरऑल प्रोटीएज जो है वो काम करेगा. के कैट आपको दे के रखा है और के एम दे के रखा है. आप जब इन दोनों का लाइक फॉर्मूला यूज करोगे आपको मालूम पड़ेगा कि जो ओवरऑल आपका आंसर होने वाला है वो होगा दैट इज. अब यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या बोला गया, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके हमें यहाँ से स्टेटमेंट पिक करना होगा. तो यहाँ पे बोला दैट इज बेस्ड ऑन द अबव डेटा फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड. पहला है दैट इज कैटालिटिक एफिशिएंसी दैट इज द के कैट बाय के एम इंक्रीज विद द साइज ऑफ पेप्टाइड. तो यहाँ का हम ओवरऑल जब डेटा देखें तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है एकदम सही बोला गया है. सेकेंड है दैट इज द अमाइनो एसिड एट द hydrolytic cleavage position of the peptide is critical for the binding of the peptide with the protease. तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम लोग ओवरऑल इनका लाइक एस्टिमेशन जो भी इन्होंने ग्राफ का दे रखा है, आई मीन जो डेटा इन्होंने दे रखा है उससे हम ये सेकंड स्टेटमेंट को भी क्या कह सकते हैं कि हाँ ये सही है. ओके, थर्ड दैट इज द कैटालिटिक एफिशिएंसी डिक्रीजेस फ्रॉम 3 अमाइनो एसिड पेप्टाइड टू द 4 अमाइनो एसिड पेप्टाइड. यहाँ पे लाइक जो भी क्लीवेज प्रॉपर्टी है उसको देख के तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, राइट. तो इसमें में हम क्या कर सकते हैं दैट इज आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. ओके, सो 71 का जो ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन है अ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ द 7 अल्फा हेलिक्सेस विथ ईच हेलिक्स कंटेनिंग 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू. ओके, अल्फा हेलिक्स से बना हुआ है और ईच हेलिक्स जो है वो आपके उसके पास कितना है दैट इज द 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज है. While treating the membrane with all kind of proteases, उनको प्रोटीएज से ट्रीट किया गया. A major portion of the protein remain intact. कुछ पोर्शन अभी भी इंटैक्ट रहा. So the treatment with the high salt till the 1.5 molar NaCl and the buffer with the pH 5 fail to dissociate this protein from the membrane. Predict the most appropriate nature and the orientation of this protein in a membrane. So the options are peripheral glycoprotein. Second that is the integral protein with 7
मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है उनका आप बोल सकते हो कि एक्सट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। पेरिफेरल के तो इजीली जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका आंसर होगा वो होगा सेकंड। थर्ड में बोला है पेरिफेरल प्रोटीन, नो, पेरिफेरल प्रोटीन नहीं है बिकॉज ये इंटीग्रल प्रोटीन होगा। फोर्थ में अगेन पेरिफेरल प्रोटीन बोला है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। ओके, अगेन जो है आपका एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। बोला गया है दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी सी डी ई एफ, 5 स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 6 स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आपको बताना है दैट इज चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 1 रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको 1 रॉन्ग स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन यहाँ से पिक करना है। ओके, पहला स्टेटमेंट है दैट इज इन प्रोटीन द अमाइनो एसिड दैट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन आर सिस एंड दैट इज सिस्टीन एंड मिथियोनिन। तो ये स्टेटमेंट लाइक एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि हाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है। बी स्टेटमेंट है अ टेट्रासैकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ द अल्टरनेट एल एंड डी आइसोमर विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। थर्ड है दैट इज द डेल्टा जी value for the K equivalents of 0.1, 0.01 and 0.001 are 1.36, 2.72 and 4.09, okay, respectively. It can be concluded that the relationship between the delta G and K equilibrium is parabolic. D statement है the oxidation state of iron in hemoglobin is +2. In cytochrome C, the oxidation state of Fe, that is the iron, will be +2 or +3. ई स्टेटमेंट है इन डीएनए द शुगर एंड बेसिस आर प्लेनर। और लास्ट स्टेटमेंट है हाई एनर्जी बॉन्ड हाइड्रोलाइज विद द लार्ज नेगेटिव डेल्टा एच। तो जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे पढ़ा है इससे हम इजिली कंक्लूड कर सकते हैं कि आपका जो ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका ए ई और एफ, दैट इज दिस वन ए ई और एफ। ओके, सो द आंसर विल बी 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका बायोकेमिस्ट्री से लिया गया है। So the question is given below are statement related to the protein structure. Protein structure से related यहाँ पे कुछ statement दिए गए हैं, आपको यहाँ से correct statement जो है that is choose the combination with the all correct statement. Correct statement यहाँ से choose करने हैं। पहला statement है the dihedral angle of an amino acid X in acetyl X and methyl amide in the Ramachandran plot occur in very small but equal area in the left and right quadrant. It can be concluded that the X is not one of the 20 coded अमाइनो एसिड। तो हाँ हम इसको जो है सही मान सकते हैं। बी स्टेटमेंट है द डाइहेड्रल एंगल ऑफ 20 रेसिड्यू पेप्टाइड्स आर रिप्रेजेंटेड इन द रामाचंद्रन प्लॉट। इट इज पॉसिबल टू कंक्लूड दैट द पेप्टाइड डज नॉट हैव अ प्रोलीन। ओके, तो ये ये जो स्टेटमेंट है वो उतना ज्यादा डाइजेस्टिव नहीं है, ये स्टेटमेंट लगभग गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज टू प्रोटीन कैन हैव अ सिमिलर फोल्ड इवन इफ दे डू नॉट शेयर अ सिग्निफिकेंटली सिमिलरिटी इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली ये भी करेक्ट है। D statement है on denaturation of protein by urea, the interaction that would disrupt our ionic bond and van der Waal interaction but not the disulfide bond, obviously. तो यहाँ जो correct statement का combination होगा वो होगा आपका second. Fine. So the next question is that is the question number 75. Question is various modification of the nucleotide occur in nucleic acid. Which one of the following combination contain at least one modification that does not occur in nucleic acid? तो आपको यहाँ से ये ऑप्शन पिक करना है जो कि गलत है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता है तो आप कर पाओगे, नहीं पता तो ऑब्वियसली आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। ओके, मेक श्योर जब आप क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, कौन सा क्वेश्चन कंसेप्ट पे आया है। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है हम इजिली कह सकते हैं जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है, ये जो इवेंट है वो मॉडिफिकेशन में इंक्लूड नहीं होता है, दैट इज 5-methyl deoxycytosine, 5-thiouridine and pseudouridine. Okay, so answer will be 3. Okay, now next question is that is the 76th question. Given below are statement that may or may not be correct. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि करेक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट में बोल रखा है दैट इज ए स्टेटमेंट fructose 2,6 bisphosphate is an allosteric inhibitor of phosphofructokinase 1. Second statement है a TCA cycle intermediates succinate and oxaloacetate can both be derived from the amino acids. Third, a diet rich in cysteine can compensate for a methionine deficient diet in humans. D, DTTP for the DNA synthesis can be obtained from UTP. E, in the fatty acid biosynthesis pathway, the carbon atom from the HCO3 in the synthesis of the malonyl CoA is not incorporated in the palmitic acid. आपको क्या बताना है, दैट इज आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से पिक करना है।
ओके अगर हम यहाँ पे देखें स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे आपको बोल रखा है दैट इज जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज BDE का कॉम्बिनेशन जो है वो सही होगा। तो आपका 76 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा BDE, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। ओके सो द आंसर विल बी 2। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द 77 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि आपका जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है उससे इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन हाँ ये बायोकेमिस्ट्री के पार्ट में भी इंक्लूड हो सकता है। सो द क्वेश्चन इज 3 इलेक्ट्रोड एक्सेप्टर्स दैट इज द XYZ हैव रेडॉक्स पोटेंशियल दैट इज द E0 डैश विच इज लाइक वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 0.15 वोल्ट, उसके बाद है प्लस 0.05 वोल्ट और उसके बाद है माइनस 0.1 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। फॉर द रिएक्शन यहाँ पे आपको लाइक दे रखा है विच ऑफ दिस 3 इलेक्ट्रोड एक्सेप्टर आर अप्रोप्रिएट। आपको बताना है कौन सा 3 इलेक्ट्रोड यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा और यहाँ पे आपको फॉर्मुला दे रखा है। तो नॉर्मली जो फॉर्मुला लगेगा वो ये वाला लगेगा और इजिली आपको जो आंसर मिलेगा उससे आप कह सकते हो दैट इज जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड एक्सेप्टेड होंगे दैट इज अप्रोप्रिएट होंगे वो होंगे आपके X और Y। ओके सो द आंसर विल बी 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है जो कि आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए बिकॉज यहाँ पे आपको मैक्सिमम हिंट जो होते हैं मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रखा है दैट इज द टेबल गिवन बिलो लिस्ट ऑर्गेनिज्म दैट इज द कॉलम ए एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन कॉलम बी। ओके कॉलम बी में आपको कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है और कॉलम ए में आपको सारा बैक्टीरिया का नाम दे रखा है। तो आपको क्या करना होता है, कुछ नाम यहाँ पे ऐसे हैं जो यूनिक हैं, आपको क्या करना है, आपको मोस्ट कॉमन पहले चूज करना है, उसका आप आंसर निकालिए फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़िए। तो मेरे लिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फैमिलियर होगा वो होगा मिक्सोबैक्टीरिया और बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस आई नो कि वो एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, तो मैंने क्या किया डी को 2 के साथ मैच कर दिया। और मिक्सोबैक्टीरिया जो है वो मल्टी सेलुलर फ्रूट बॉडी लाइक फ्रूटिंग बॉडी जो है वो फॉर्म करते हैं, तो मैंने बी को क्या किया 1 के साथ मैच कर दिया। इसके बाद मैं इस दोनों को मिक्स करके देखती हूँ, यहाँ से यहाँ से मैच करके देखती हूँ कि किसके साथ ये मैच हो रहा है। तो डी का मैंने 2 किया, ओके डी का 2 जो है फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में है और बी को मैंने 1 किया है, तो बी का जो ऑप्शन है 1 वो आपको सेकंड स्टेटमेंट में ही मिल रहा है, बाकी स्टेटमेंट के साथ ये मैच नहीं हो रहा है। ओके सो इजीली हमने सिर्फ 2 सॉल्व किया है और आपके पास आंसर मिल गया है। बाकी जो भी यहाँ पे मेंशन है आप उसके साथ मैच कर लीजिए, इजीली आपको आंसर जो है वो मालूम हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। In Tay-Sachs disease, accumulation of the glycolipids occurs especially in a nerve cell. These cells are generally enlarged with swollen lipid-filled endosomes, and the children with this disease die at a very early stage. Such condition occur due to the specific defect in. तो आपको ये बताना है ये जो Tay-Sachs disease है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो मेनली क्या होता है जब Tay-Sachs डिजीज का आप बोल सकते हो कि ब्रेक डाउन प्रॉपर वे में नहीं होता है, तो इस टाइप की डिजीज हमें देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होता है Tay-Sachs डिजीज में जो आपके लाइक गैंग्लियोसाइट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। ओके सो द पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ मेंशन है स्पेसिफिक लाइसोसोमल एंजाइम दैट कैटालाइजेस द स्टेप्स इन ब्रेक डाउन ऑफ द गैंग्लियोसाइट्स। ऑब्वियसली पहला स्टेटमेंट पढ़ के मालूम पड़ रहा है कि एकदम सही होगा, बिकॉज जब डिफेक्ट होता है, जब गैंग्लियोसाइट्स का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, तभी हमें जो ये आपका डिजीज है दैट इज Tay-Sachs डिजीज वो देखने को मिलता है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो लाइक बोला गया है दैट इज शॉर्टिंग ऑफ एन एंजाइम दैट ऐड फॉस्फेट ग्रुप टू 6th पोजीशन ऑफ द मैनोस। तो ये यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में बोल दिया गया है, लाइक सिंथेसिस जो होता है प्रोटीन का उसके बारे में बोला है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद यहाँ पे रैप प्रोटीन के बारे में बोला, अगेन ये भी गलत है, और उसके बाद वी स्नेयर के बारे में बोला, ये भी गलत है। ओके तो अगर आपको Tay-Sachs डिजीज के बारे में मालूम है आप इजिली पिक कर सकते हो कि हाँ ये एक एंजाइम के डिफेक्ट के कारण होता है जो कि जो गैंग्लियोसाइट्स होते हैं उसको प्रॉपर वे में ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ बोल रखा है, लेकिन एक्चुअल में आपका जो आंसर होगा इन क्वेश्चंस के लाइक जो भी यहाँ मेंशन है उसके थ्रू मतलब उतना ज्यादा निकलेगा नहीं। आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हेन द कॉलेरा टॉक्सिन गेन एक्सेस टू द ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट it bind tightly to specific receptor in the plasma membrane of epithelial cell lining the small intestine, causing membrane-bound adenyl cyclase to undergo a prolonged activation resulting in the excessive loss of H2O and the sodium. Pre-treatment of the epithelial cell with various phospholipases and the proteases fails to inhibit the binding of the cholera toxin to its receptor. The fluid loss but treatment with the exoglycosidase prior to the binding significantly reduce these effects. Which one of the following molecule would be a receptor for this toxin? तो नॉर्मली जो आपको इतना स्टेटमेंट दे रखा है आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मली कॉलेरा टॉक्सिन कैसे एक्शन करता है इसके बारे में बोला गया है। जो एक्चुअल मतलब क्वेश्चन का जो एक्चुअल में जिस्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कुछ ऐसी चीजों से दैट इज एक्सोग्लाइकोसाइडेज से जब ट्रीटमेंट किया गया है
बाइंडिंग से पहले, मतलब जब टॉक्सिन ने रिसेप्टर को बाइंड नहीं किया, उससे पहले जब ट्रीटमेंट किया गया है, तो ये जो डिजीज है वो हो नहीं रहा है, दैट इज कॉलेरा का जो ओवरऑल डिजीज कंडीशन है वो देखने को नहीं मिल रहा। तो बोला ये जरा कि किस चीज को टारगेट कर रहा है जिसकी वजह से टॉक्सिन को एंट्री नहीं मिल रही है। तो हम सबको पता है कि आपका जो गैंग्लियोसाइट्स है, मेनली GM1 जो है, वो आपका एज अ रिसेप्टर काम करता है आपके कॉलेरा टॉक्सिन के केस में, लाइक उसका जब मोड ऑफ एक्शन आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। सो द आंसर विल बी दैट इज दी 3। और यहाँ पे एक्सोग्लाइकोसाइडेज वर्ड जो है, ये जो एंजाइम है उसका मेनली काम क्या होता है, दैट इज गैंग्लियोसाइट्स को ब्रेक डाउन करना। तो आप इसका एलिमिनेशन मेथड से भी इजिली आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। सो द आंसर विल बी 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द 81। अल्फा बुलगैरोटॉक्सिन binds to the acetylcholine receptor, that is the AChR protein, which with highly specificity and prevent the ion channel opening. This interaction can be exploited to purify AChR from the membrane using. तो यहाँ आपको अगेन टेक्निक्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पता है कि हाँ ओवरऑल एक्सट्रैक्शन जो है वो किस वे में होता है, तो आप इजीली जो है वो ये कह सकते हैं कि जो आंसर होगा वो होगा आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज in S. pombe, the recessive, that is the CDC2R and dominant CDC2D mutant have opposing phenotype. While CDC2D produces a abnormal small cells, CDC2R produces a abnormal long cell. Some possible explanation are given below. तो ये जो स्टेटमेंट है, लाइक ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली आपके बुक से पूछा गया है। ये आपका एक केस आपको देखने को मिल सकता है नॉर्मली जब आप एस पॉम्बी के बारे में पढ़ते हैं। तो ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दैट इज CDC2D may lack interaction with the WEE1. सेकेंड है दैट इज CDC2R may not interact with the CDC13 kinase. थर्ड है CDCD may not interact with the CDC25 phosphatase. फोर्थ है CDC2R cell may be deficient in the interaction with either CDC25 or WEE1. Okay, so the combination of the above statement correct जो है वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। सो 82 का आंसर होगा आपका फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। क्वेश्चन में आपको लाइक मैच द फॉलोइंग बोला है। अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ही आपको अटेंड करने हैं। सो द क्वेश्चन इज given below are the list of some extracellular matrix, that is the ECM protein in a column A and their characteristic in column B but not in correct order. तो यहाँ पे ये लाइक आप बोल सकते हैं एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता है तो इजीली आप मैच कर लोगे। ओके, तो फाइब्रोनेक्टिन के बारे में बोला है, लेमिनिन के बारे में बोला है, नाइट्रोजन के बारे में बोला है और कोलाजिन के बारे में बोला है। तो अगर आप देखें फर्स्ट ऑप्शन दैट इज फाइब्रोनेक्टिन, तो इसके पास क्या होता है RGD सीक्वेंस होता है और ये सबसे बड़ा हिंट है कि हाँ फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड। ओके, इसके बाद अगर बी देखें, लेमिनिन क्या होता है, लेमिनिन होता है आपका दैट इज हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन है विद अल्फा बीटा एंड गामा चेन। ओके, तो लेमिनिन का क्या हो गया 2 हो गया। नाइट्रोजन वी डोंट नो। कोलाजिन का देख लेते हैं, दैट इज डी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है दैट इज कोलाजिन जो है किसके साथ मैच होता है, दैट इज ये ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है जिसमें अल्फा हेलिक्सेस होते हैं। तो ट्राइमेरिक प्रोटीन की बात करें तो ये हो जाएगा 1 और जो रह गया वो इसके साथ मैच हो जाएगा दैट इज नाइट्रोजन के साथ। सो द आंसर विल बी थर्ड। ओके, तो 83 का जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है आपके इम्यूनोलॉजी पोर्शन से। सो द क्वेश्चन इज बोला है द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स दैट इज द MSC इज रेफर्ड टू एज द ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन दैट इज द HLA कॉम्प्लेक्स इन ह्यूमंस एंड एज द H2 complex in mice also. So in experiment like H2K mice were primed with the lymphocytic choriomeningitis virus, that is the LCMV, to induce the cytotoxic T cell lymphocyte. Okay, so T lymphocytes, that is known as a CTL, specific for the virus. So spleen cell from this LCMV primed mouse were then taken to target the same cell, that is the H2K, or different, that is the H2 haplotype, that were intracellularly radiolabeled with the chromium and either infected or not infected with the LCMV. So the CTL mediated killing of target cells were then measured by the release of chromium 51 into the culture supernatant. Okay, so the chromium release assay, उसके बाद perform किया गया, in which of the following cell chromium 51 will be released into the cultural supernatant. तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको बोला गया है ये डायरेक्टली आपका जो कूबी है, कूबी आपका बुक जो है जो कि इम्यूनोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है, वहां से डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ले लिया गया है। और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम इजीली कह सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 2, दैट इज H2K LCMV इन्फेक्टेड टारगेट सेल। ओके, सो द आंसर विल बी 2। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज द 85।
two experiments were performed. In the first one, Okazaki fragments were prepared from a replicating cells of E. coli grown in presence of P32. In the other, the two strands of E. coli chromosome were separated into a H strand and the L strand, immobilized on a nitrocellulose membrane and hybridized with the Okazaki fragments prepared in the first experiment. Which one of the following option correctly describe the observation? तो यहाँ जो भी एक्सपेरिमेंट्स बोला गया है, इनकेस अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पहले पढ़ा है या फिर आपको ओवरऑल अगर नॉलेज है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. अदरवाइज इनकेस अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके मार्क्स लेके जा सकता है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं. ओके, सो द ऑप्शंस आर Okazaki fragment will hydrolyzes to only H strand. So this is a wrong statement. Second बोला है that is Okazaki fragments will hydrolyze to only L strand. No. Third में बोल रखा है Okazaki fragments will hybridize with both H and L strand. Obviously, so this statement will be correct. Okay, that is third. और like fourth statement obviously पूरा का पूरा opposite बोला गया है, like कुछ इसमें mention नहीं किया गया और ना ही proper way में चीजों को बताया गया, तो easily ये गलत हो जाता है. So the third answer will be correct. So the next question is that is the 86th question और ये लिया गया है आपके molecular biology से. Question है eukaryotic mRNA have a enzymatic appended cap structure consisting of the 7-methyl guanosine residue joined to the initial 5' nucleotide of the transcript. Given below are a few statement regarding capping. यहाँ पे statement आपको दे रखे हैं और आपको यहाँ से incorrect statement pick करना है. A statement है capping protect the mRNA from degradation by 5' like exoribonuclease. Okay, so ये statement एकदम सही हो गया. B statement है during capping the alpha phosphate is released from the 5' end of the nascent mRNA. No, this is totally wrong. Fifth statement है phosphorylation mediated conformational change in the carboxyl terminal domain that is the CTD of RNA pol 2 enable its binding with the capping enzyme. Obviously, this statement is also true. Last statement है during capping 5' triphosphate bond is formed between the beta phosphate of the nascent mRNA and alpha phosphate of the GTP. तो ये भी एकदम सही है. तो इस वे में जो गलत स्टेटमेंट है ये यहाँ पे पूछा गया था कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है. सो द आंसर विल बी 2. ओके, सो 86 का जो है आपका आंसर होगा 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है जिसको भी इकोलाई का लाइक ओवरऑल आपको पता है कि डिवीजन कैसे होता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं. क्वेश्चन है इन इकोलाई ग्रोन under a nutrient rich condition replication of entire genome will take about 40 minutes yet it can divide every 20 minutes. Okay, this is so because तो आपको बताना है कि replication में as well as division में ये जो differences हैं और इसका जो maintenance है वो किस टाइप से हो जाता है. So पहला statement है while E. coli divide every 20 minutes while E. coli divides every 20 minutes equal transfer of genetic material occur only in the alternate round of the cell division. ये एकदम गलत statement है. सेकेंड में बोला है सेकेंड राउंड ऑफ जीनोमिक रेप्लिकेशन बिगिन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन एंड बाय द टाइम ऑफ सेल इज रेडी टू डिवाइड एंड 2 कॉपी ऑफ द जीनोम आर अवेलेबल. ऑब्वियसली सेकेंड स्टेटमेंट जो एकदम सही होगा बिकॉज जब भी रेप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है वो इसी वे में फॉलो होता है कि 40 और 20 का जो ओवरऑल आप बोल सकते हो टाइम मैनेजमेंट है वो हो जाए. ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. थर्ड में बोला है जीनोम डुप्लीकेशन ऑब्वियसली एकदम गलत बोला है. फोर्थ में बोला है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ओनली वन ऑफ द स्टैंड ऑफ द जीनोम हुज सिंथेसिस कैन बी अचीव्ड इन 20 मिनट्स इज ट्रांसफर टू अ डॉटर सेल. नो. ओके, द आंसर विल बी 2. सो 88 क्वेश्चन नंबर toll like receptor that is the TLR present in mammalian macrophage are recognized by type of macrophages that are not present in vertebrates but are present in certain groups of microbial pathogen. When these pathogens infect macrophage, TLR signaling is stimulated. Following are the list of macromolecules in column A and type of TLR in column B. तो यहाँ पे आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको TLR दे के रखा है. तो आपको बताना है कौन किसके साथ मैच करता है. LPS जो है ऑब्वियसली ये TLR4 के साथ मैच होता है. फ्लैजिलिन जो है वो आपका मैच होता है दैट इज TLR5 के साथ. तो हमें मालूम हो गया कि 1 का जो है वो B होना चाहिए. यहाँ पे अगर हम देखें 1 का B जो है 2 और 3 में प्रेजेंट है. फ्लैजिलिन जो है वो आपका मैच होगा दैट इज C के साथ, यानी 2 का C होना चाहिए. अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 का जो C है वो सिर्फ हमें मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में. तो दो ही स्टेटमेंट को हमने सॉल्व करके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट निकाल लिया. जो डबल स्टैंडर्ड RNA है वो होगा आपका किससे, दैट इज थर्ड का जो ऑप्शन होगा वो होगा 1 दैट इज TLR3. और जो CpG डाइन्यूक्लियोटाइड के बारे में बोला है वो होगा आपका किसका, दैट इज TLR9 का. ओके, सो इस वे में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि ये आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी से लिया गया है, दैट इज 89 नंबर क्वेश्चन। और 89 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, प्रिवेंटिंग द ब्लॉकिंग ऑफ एक्शन ऑफ द पैच प्रोटीन लीडिंग टू अ एक्टिवेशन ऑफ द cos2 which dissociate itself from the microtubule, okay, activates CI या फिर आप इसे ग्लाई भी बोल सकते हैं, which binds to the CBP जिसे हम बोलते हैं Crab binding protein and promote transcription of the target gene. Which one of the following treatment of cell will most prevent CI और ग्लाई activated transcription in the cells? तो अगर आप इस ओवरऑल लाइक इन सब चीजों का कंसेप्ट देखें तो ये आपको डेप बायो में भी देखने को मिल सकता है, एज वेल एज ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो लाइक ये डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन से पार्ट से आया है, लेकिन नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास दोनों का नॉलेज हो तो 89 नंबर क्वेश्चन का जो भी यहाँ पे डिमांड था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टेटमेंट देखें तो बोला है स्मॉल मॉलिक्यूल्स विथ टारगेट लाइक फ्रिजल्ड, नो। थर्ड में बोला है एजिपाइन एंड इनहिबिटर ऑफ द गामा सिक्रेटेज, नो। सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट बोला है साइक्लोपामाइन विच बाइंड्स टू द हेपेटोहेलिकल बंडल ऑफ द स्मूदन, तो स्मूदन जो है इसका यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन देखा जाता है इन केस ऑफ द स्टेटमेंट। और उसके बाद फोर्थ में बोला है दैट इज CDK ब्लॉकर्स विच नेगेटिवली रेगुलेट द TGF बीटा इंड्यूस सेल, नो। सो जो 89 है उसका आंसर जो होगा आपका वो होगा थर्ड। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है आपका सेल सिग्नलिंग से लिया गया है। क्वेश्चन है द सेकंड मैसेंजर दैट इज द CAMP synthesized by the adenyl cyclase transduces a wide variety of physiological signal in a various cell type in a mammalian cell. Most of the diverse effect of CAMP are mediated through a activation of the protein kinase A, that is the PKA, also called the CAMP dependent protein kinase. Which one of the following statement regarding the PKA is not correct? तो नॉर्मली आप जब आप कैम्प पाथवे पढ़ते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा जो पीकेए है जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन काइनेस ए, ये कैल्शियम डिपेंडेंट वे में काम करता है। जैसे ही सेल के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है पीकेए का एक्टिवेशन हो जाता है और पीकेए के पास फर्दर कुछ सब यूनिट्स होते हैं जिसका अगेन एक्टिवेशन होता है और वो आगे चल के क्या करता है बाकी सारे जो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जिसके लिए वो स्पेसिफिक है उन्हें एक्टिवेट कर देता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे चीजों को पूछा गया है, हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट पीकेए के लिए करेक्ट नहीं है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है इनएक्टिव पीकेए इज अ टेट्रामर कंसिस्टिंग ऑफ द 2 रेगुलेटरी सब यूनिट एंड 2 कैटालिटिक सब यूनिट। ऑब्वियसली जो इनएक्टिव आपका पीकेए होता है उसके पास 2 रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं और 2 कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है ईच आर सब यूनिट बाइंड द एक्टिव साइट इन अ कैटालिटिक डोमेन एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिटिक सब यूनिट। ऑब्वियसली जब तक ये टेट्रामर के फॉर्म में रहते हैं ये एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं क्योंकि रेगुलेटरी सब यूनिट और कैटालिटिक सब यूनिट जब तक बाइंड फॉर्म में रहते हैं वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते बिकॉज कैटालिटिक सब यूनिट का फ्री होना वहां से जरूरी है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी एकदम सही है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है ईच आर सब यूनिट हैज 2 डिस्टिंक्ट कैंप बाइंडिंग साइट एंड बाइंडिंग ऑफ कैंप अकर इन कोऑपरेटिव फैशन। ऑब्वियसली जो आपका मैंने बोला कि रेगुलेटरी सब यूनिट, एक रेगुलेटरी सब यूनिट के बाद 2 साइट होते हैं कैंप की बाइंडिंग के लिए। जैसे ही कैंप बाइंड करता है ये रेगुलेटरी सब यूनिट जो है कैटालिटिक सब यूनिट से डिसोसिएट हो जाता है और कैटालिटिक सब यूनिट अब फ्री होता है आगे का फर्दर एक्शन करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है binding of the camp to the R subunit, that is the regulatory subunit, cause a conformational change resulting in a binding of site other than the catalytic site, causing the strengthening of binding of the C subunit, that is the catalytic subunit, activating its kinase activity। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। जितने भी 3 स्टेटमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए वही सिर्फ सही है रिगार्डिंग द पीकेए। ओके, सो द लाइक 90 का जो आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ, क्योंकि फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अगेन आपका पूछा गया है किससे, आप इससे सेल सिग्नलिंग कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ये सेल बायोलॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम प्रोटीन नोन टू बी एसोसिएटेड विद द एपोप्टोसिस, देयर सबसेलुलर लोकलाइजेशन बट नॉट इन करेक्ट ऑर्डर एंड पॉसिबल रोल इन एपोप्टोसिस। तो आपको यहाँ पे उनका लोकेशन बताना है एज वेल एज ये बताना है कि वो एपोप्टोसिस में अपना क्या रोल प्ले करते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे पहला प्रोटीन है, सेकेंड में आपको बोल रखा है लोकलाइजेशन, थर्ड बोल रखा है रोल। तो जो अफेक्टेड कैस्पेजेस हैं वो कहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं, दैट इज नॉर्मली अगर हम लोकेशन की बात करें अफेक्टेड कैस्पेजेस की तो उनका जो लोकेशन होता है वो मेनली आपको देखने को मिल सकता है साइटोसोल में भी देखने को मिल सकता है, न्यूक्लियस में भी देखने को मिल सकता है। और कैस्पेजेस का काम क्या होता है, मेनली एपोप्टोसिस को प्रमोट करना। ओके, तो A, C और 1 मैच हो गए। सेकेंड हम APEF1 की बात करें तो अगेन इसका ओवरऑल लोकेशन कहाँ होता है, इसका लोकेशन होता है आपका साइटोसोल में। ओके,
जब साइटोक्रोम सी रिलीज होता है उसके बाद APAF का जो एक्टिवेशन है वो देखा जाता है। तो APAF1 जो है साइटोसोल में आपको देखने को मिलता है और अगेन ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है अपोप्टोसिस को। ओके, तो बी जो है बी ए के साथ मैच हो गया और फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच हो गया। उसके बाद बैक्स की बात करें तो बैक्स क्या है आपका, बैक्स जो है वो अपोप्टोसिस को क्या करता है, दैट इज ये भी प्रमोट करता है बिकॉज ये प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर है। सो अगर बैक्स का ओवरऑल प्रेजेंस देखें तो ये हमें देखने को मिलता है किसमें, साइटोसोल में भी मिल सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल सकता है। ओके, तो सी जो है वो बी के साथ मैच करता है लेकिन अगेन ये भी प्रमोट ही करता है। सो द आंसर विल बी दैट इज, अगर हम इसको मैच करें तो आंसर होगा आपका फोर्थ। ओके, सो 91 का जो आंसर होगा वो होगा आपका फोर्थ। ओके, 92 जो क्वेश्चन है वो अगेन आपका, आप बोल सकते हो कि अगर आपको आइडिया है, अगर आपने इस केस के बारे में पढ़ा है तो आप इजीली आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आंसर करना मुश्किल होगा क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका कंसेप्ट का भी जरूरत है, एज वेल एज अगर आपने पहले से कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं तो कुछ चीजों को मेमोराइज करने की भी जरूरत होती है। तो 92 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है द लैम्डा एंड P22 phage आर टू रिलेटेड लिम्बॉइड बैक्टीरियोफाज। रिकॉम्बिनेंट लैम्डा फाज वॉज डिराइव फ्रॉम द वाइल्ड टाइप लैम्डा फाज। तो म्यूटेशन वाले को आपको बोल दिया गया दैट इज लैम्डा म्यूट से रिप्रेजेंट किया गया है और नॉर्मली जो वाइल्ड टाइप है उसे लैम्डा WT से रिप्रेजेंट किया है। बाय रिप्लेसिंग इट्स C1 repressor gene and the C1 binding site with those from the P22 phage, both the lambda wild type and the mutated one were both independently to infect the E. coli strain overproducing a lambda wild type C1 repressor. Following outcome were summarized. तो यहाँ पे कुछ आउटकम दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा आउटकम एकदम करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे मेंशन है इन्फेक्शन विथ लैम्डा वाइल्ड टाइप विल लाइज द E. coli यूज्ड, तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो गया। सेकेंड में आपको बोला है इन्फेक्शन विथ लैम्डा वाइल्ड टाइप विल इनवेरिएबली स्टेब्लिश लाइसोजेनी इन द E. coli यूज, तो ऑब्वियसली सेकेंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। थर्ड में बोला है इन्फेक्शन विथ लैम्डा म्यूटेटेड वन, लाइक जो लैम्डा स्ट्रेन जो है जिसको म्यूटेट किया गया है विल लाइज द E. coli यूज्ड, ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। फोर्थ में बोला है इन्फेक्शन विथ लैम्डा म्यूट विल इनवेरिएबली एस्टेब्लिश अ लाइसोजेनी इन द E. coli यूज्ड, तो इस वे में हम कह सकते हैं जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा 92 के लिए वो होगा सेकंड स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका लिया गया है किससे, दैट इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लिया गया है और क्वेश्चन अगेन डायरेक्ट है क्योंकि आपका एंटीबायोटिक्स पे पूछा गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन में बोला गया है क्लोरामफेनिकोल इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विच इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। तो नॉर्मली आप क्लोरामफेनिकोल का जो ओवरऑल एक्शन है आप देखोगे किसमें, दैट इज दी प्रोकैरियोट्स में देखोगे, और ये क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। ओके, सो गिवन बिलो आर अ फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द क्लोरामफेनिकोल। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिससे आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द क्लोरामफेनिकोल। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग द क्लोरामफेनिकोल। ओके, सो पहला स्टेटमेंट है क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ राइबोसोम। सेकंड है क्लोरामफेनिकोल कैन बी यूज्ड टू ट्रीट moderate to severe infection because mitochondrial ribosome are not sensitive to chloramphenicol. C option है chloramphenicol binds to one of the domain of 23S rRNA. D है that is the chloramphenicol compete for binding with the E site to tRNA. ओके, तो इस वे में अगर हम देखें तो हमारा जो A स्टेटमेंट है एज वेल एज C स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ यही करेक्ट चीजों को बता रहा है, B और D स्टेटमेंट जो है वो टोटली गलत है। ओके, तो इस वे में कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास सही, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज A and C. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्राफिकल क्वेश्चन है। अगेन ग्राफिकल क्वेश्चंस आप बोल सकते हो कि उनका प्लस पॉइंट यही होता है कि आप इजीली जो है उन्हें आप सॉल्व कर पाते हो। ओके, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम जो होते हैं आपको हिंट्स काफी ज्यादा दिए होते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफिकल क्वेश्चन लिया गया है आप कह सकते हो कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लिया गया है। तो क्वेश्चन है अमेरोडिप्लॉइड स्ट्रेन ऑफ E. coli विद द जीनोटाइप, ये और ये आपको दो जीनोटाइप देके रखे हैं, was constructed, इनको कंस्ट्रक्ट किया गया। The activity of the beta galactosidase enzyme was measured in this strain upon following treatment. तो उसके बाद जो एक्टिविटी है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का उसको मेजर किया गया इन सब चीजों को ट्रीट करने के बाद। पहला ऑप्शन है नो इंडक्शन, मतलब जब इंड्यूस नहीं किया गया तब हमें जो ग्राफ है वो कैसा देखने को मिलेगा। बी में आपको बोला है इंडक्शन विथ n मोल ऑफ IPTG, जब IPTG से उनको इंड्यूस किया गया है तब आपको ओवरऑल चीजें क्या देखने को मिल रही हैं। ओके,
देखिए सबसे पहला तो यहाँ पे ये है कि नो इंडक्शन भी अगर रहता है तो एक बेसल लेवल का एक्सप्रेशन जो होता है वो मेंटेन रहता है। तो अगर आप नॉर्मली देखें तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है और फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज इसमें ज्यादा ही हाई है, इसमें ज्यादा ही लो, लाइक यहाँ पे पूरा जीरो बोल रखा है, तो जीरो तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। ओके, या तो ए होगा या तो थर्ड ऑप्शन सही होगा या तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देख लेते हैं बी में बोला है कि जब इंड्यूस करेंगे एन मोल ऑफ आईपीटीजी से तो हमें चांसेस है कि हमें बहुत ज्यादा हाई एक्सप्रेशन जो है आई मीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि हमें किस केस में देखने को मिला, दैट इज थर्ड केस में देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे काफी कम है अगर फर्स्ट का कंपेयर करें तो। ओके, इसके बाद मेंशन है इंडक्शन ऑफ एन मोल ऑफ लैक्टोज। ऑब्वियसली लैक्टोज को भी जब हम लैक्टोज को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, अच्छा खासा एक एक्सप्रेशन मिलेगा। फोर्थ में बोला इंडक्शन विद एन मोल ऑफ लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एन मोल ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो इस वे में क्या होगा, थोड़ा सा लाइक ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है इसका, इसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो ग्लूकोज होगा और लैक्टोज होगा उस लाइक दोनों को जब साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो एज कंपेयर टू दी सोली लैक्टोज थोड़ा सा डिक्रीज होता है अमाउंट। ओके, तो इस वे में जो थर्ड स्टेटमेंट होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट जो है ग्राफिकल वाइज और जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सो 94 का जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रखा है दैट इज फ्रॉम डेवलपमेंटल बायोलॉजी 95 नंबर क्वेश्चन में बोला है इंजेक्शन ऑफ नॉगिंग एमआरएनए इन सेल दैट विल बिकम द फ्यूचर वेंट्रल साइड ऑफ द फ्रॉग एम्ब्रियो मिमिक द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर ग्राफ्ट टू द वेंट्रल साइड, दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपके गिलबर्ट से लिया गया है, बिकॉज इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये मैक्सिमम टाइम जो आपके डेव बायो के क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली आपका जो एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं गिलबर्ट में वहां से होते हैं। ओके, तो मेक श्योर अगर आप डेव बायो को टारगेट कर रहे हैं तो जो गिलबर्ट है उसको आप जरूर प्रीफर करें, बिकॉज उसमें आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेंगे और मैक्सिमम टाइम जो डेव बायो के क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली आते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं आपके गिलबर्ट में सब उससे डायरेक्टली आते हैं। सेम टू सेम इसको ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसमें भी एकदम डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछा गया। ओके, नॉगिंग के बारे में बोला है कि नॉगिंग एमआरएनए का जब हम इंजेक्ट करते हैं तो ओवरऑल जो फेट है वो क्या मिल सकता है। ए स्टेटमेंट है नॉगिंग इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बी है नॉगिंग इंड्यूस वेंट्रल फेट, थर्ड है नॉगिंग इज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजर फेट, और फोर्थ में बोल रखा है नॉगिंग इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस अ सेकेंडरी एक्सिस। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि नॉगिंग क्या होता है। ओके, तो इस वे में लाइक जो भी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं हम इजिली कह सकते हैं कि नॉगिंग क्या करता है, इसके पास एक ऑर्गेनाइजर फेट होता है एज वेल एज जो नॉगिंग होता है वो सेकेंडरी एक्सिस को इंड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम सी और डी को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ जो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है दो स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं वहां पे जो करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट दिख रहे हैं वो हमें दिख रहा है दैट इज सी एंड डी। ओके, तो 95 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ड्रोसोफिला के डेवलपमेंटल बायोलॉजी से पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है अगेन एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। मेनली आई थिंक ये जो आपका लास्ट टाइप के जो जीन्स होते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, मेनली आपका जो ड्रोसोफिला का डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन है एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स इन ड्रोसोफिला कंटेन 5 जीन लैब, पीडी, डीएफडी, एससीआर एंड एंटीनापीडिया, and they express in a parasegment 1 to 5 respectively in a non-overlapping manner. In the larva or in the late stage of development, the region of antennapedia expression correspond to the part of second thoracic. A mutation in the antennapedia is known to cause the transformation of the antenna to leg-like a structure. Below are certain statements made in respect to the function of antennapedia. तो नॉर्मली जो आपका एंटीनापीडिया है ये आपके जीन की तरह काम करता है इन केस ऑफ अ ड्रोसोफिला डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और आपको ये बताना है कि एंटीनापीडिया का करेक्ट उससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट मेंशन कर रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है in the above described antennapedia mutation the gene atopically expressed in the head region. B statement है one of the function of antennapedia is to repress the induced antenna development. Third है antennapedia expression in thorax and forms a concentration gradient in the posterior anterior direction, thus affecting the head development. और लास्ट में बोला है the homozygous recessive mutation of antennapedia is expected to transform the leg to a antenna in the second thoracic segment. और आपको यहाँ पे बोला गया है that is correct combination बताना है in regard to the antennapedia. ओके, सबसे पहले तो बात ये आती है कि जो आपका डी स्टेटमेंट है, सबसे पहले अगर आप हिंट देखें तो आपको जो डी स्टेटमेंट है वो एकदम सही हो जाता है,
तो हम डी के साथ एग्री करते हैं कि हाँ डी सही है। इस वे में जहां जहां पे डी नहीं है आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा सही होता है, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आपका एलिमिनेशन मेथड। आपका अगर एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आता है तो आप इजिली जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें जिसमें बोला है कि एंटीना पीडिया का जब म्यूटेशन हो जाता है तो जीन जो है वो जो पर्टिकुलर ये जीन है वो हेड रीजन में एक्सप्रेस हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद जब बी स्टेटमेंट देखें, दैट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंटीना पीडिया इज टू रिप्रेस एंटीना, एग्जैक्टली, इसलिए इसका नाम जो लाइक डेवलपमेंटल बायोलॉजी में उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका उल्टा नाम होता है, तो बी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। यहाँ जो स्टेटमेंट गलत है वो है आपका सी स्टेटमेंट, सो द आंसर विल बी फोर्थ, दैट इज द ए, बी एंड डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम डेवलपमेंटल बायोलॉजी, दैट इज द 97 नंबर क्वेश्चन। The following are certain statement regarding the stem cell. Stem cell के बारे में कुछ आपको statements दिए गए हैं और आपको यहाँ से correct combination of statement को pick करना है। Options are all type of stem cell have the ability to give rise to the complete embryo. Okay? तो यहाँ पे बोला है कि जितने भी आपके stem cells होते हैं उनके पास capability है कि ये complete embryo को like form कर सकते हैं। Second statement है multipotent stem cell are those whose commitment is limited to relatively a small subset of all possible cell type. तो बोला है मल्टीपोटेंट क्या होते हैं, जो स्टेम सेल होते हैं वो सारे टाइप लाइक डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं सब में रिजल्ट नहीं हो सकते, कुछ कुछ कोई लाइक वो लोग लाइक आप बोल सकते हो कि उनका ओरिजिन बनते हैं वो। थर्ड स्टेटमेंट है स्टेम सेल niches allow the control of self renewal and also survival of the cell that leave that niche. Fourth है that is the D statement, the pluripotency of the stem cell in an embryo is essentially maintained by the FGF8 nanog and the TGF beta. और लास्ट स्टेटमेंट है adult cell may be reprogrammed to gain pluripotency by modifying the following gene, that is the OCT3/4, SOX2, CMYC and CLF4. ओके, सो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा लाइक आपका जो बी स्टेटमेंट है एज वेल एज जो ई स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, क्योंकि वही जो है एकदम करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है रिगार्डिंग योर स्टेम सेल। ओके, तो मेक श्योर अगर आप लाइक सही स्टेटमेंट पिक कर लेते हो या फिर गलत स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देते हो तो इस वे में क्या होता है कि आप सही ऑप्शंस पे पहुंच जाते हो, सो द आंसर विल बी सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 98 नंबर क्वेश्चन। व्हेन द 4 ब्लास्टोमियर पेयर ऑफ 8 सेल tunicates embryo are dissociated, each form the most of the structure in it would have formed had it remained in the embryo. However, the notochord and the nervous system get specified only if the different blastomere get the chances to interact. Given below are certain interpretation formulated for the above result. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे 8 सेल स्टेज लिया गया है ट्यूनिकेट्स का जिसमें कि 4 ब्लास्टोमियर के पेयर हैं। जब इनिशियली क्या किया गया, इन पेयर्स को जब अलग किया गया तो ये नॉर्मली सारे के सारे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे जो ये नॉर्मली फॉर्म करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम का तो ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि इनको किसी और सेल से इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ रही थी। तो अगर कोई सेल जो है सेल्फ कैपेबल है किसी चीज को लाइक नॉर्मली अपने नॉर्मल कंडीशन को एक्सप्रेस करने में विदाउट द इंटरेक्शन ऑफ सम अदर सेल्स, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहा है। और इन केस जिन भी सेल्स को किसी और सेल से इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है तो उनके केस में हम कहते हैं कि वो किसको फॉलो कर रहा है, वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन को फॉलो कर रहा है। ओके, तो इस वे में हमने लाइक अपना कंक्लूजन निकाल लिया कि एक्चुअल में हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि फर्स्ट केस में ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और जहां पे नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम को इंटरेक्शन की जरूरत पड़ी है उस केस में क्या होना चाहिए, कंडीशनल होना चाहिए। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें यहाँ पे बोला ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ऑब्वियसली ए स्टेटमेंट ट्रू है। बी स्टेटमेंट में बोला ईच पेयर ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्मिंग रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, नो। अगर हम उसे ऑलरेडी कंक्लूड कर चुके हैं कि वो ऑटोनोमस को शो कर रहा है तो वो एक साथ कंडीशनल शो नहीं कर सकता। सी स्टेटमेंट है द नोटोकॉर्ड एंड द नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इंडिकेट द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, बिल्कुल नहीं क्योंकि वो कंडीशनल को शो कर रहे हैं। लास्ट है दैट इज द नोटोकॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट इंडिकेट द कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ऑब्वियसली। तो जो आंसर होगा आपका होगा ए एंड डी, और अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट है, तो 98 का जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99। द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैटेनिन इन द न्यूक्लियाई ऑफ ब्लास्टोमियर इन द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द एम्फीबियन एम्ब्रियो इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ लेइंग डाउन द डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। What will be the outcome of expressing a dominant negative form of the GSK3 in the ventral cell of the early embryo?
नॉर्मली क्या होता है, GSK3 आपके बीटा कैटनिन को इनहिबिट करके रखता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ एम्ब्रियो है जिसके पास GSK3 का लाइक आप बोल सकते हो कि एक्सप्रेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो उस साइड में भी क्या करेगा, बीटा कैटनिन जाके खुद को एक्सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें सेकेंड एक्सिस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो 99 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड, दैट इज द सेकेंड एक्सिस फॉर्मेशन विल फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज extensive molecular genetic studies on MIR 156, MIR 172, SPL gene and AP2 like genes have yielded the following functional model of the juvenile adult reproductive transition in Arabidopsis। सी गाइज, ये जो क्वेश्चन है वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिपेंडिंग कि आपने इसके बारे में नॉलेज लिया है या नहीं लिया है, डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर आपको पता है कि इसका कंसेप्ट क्या है तो यू कैन गो विद क्वेश्चंस, अदरवाइज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है तो। ओके, तो बोला गया है बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स द फॉलोइंग स्कीमेटिक डायग्राम हैज बीन प्रपोज्ड टू प्रेडिक्ट द एक्सप्रेशन काइनेटिक्स ऑफ दीज जेनेटिक फैक्टर्स। तो यहाँ पे आपको A, B, C, D बोल रखा है, आपको बताना है कि कौन सा क्या होगा। अगर हम ए को देखें तो ए जो है नॉर्मली ये जैसे कि मैंने बताया आपको एक केस स्टडी टाइप का लाइक कंसेप्ट है, उस पे क्वेश्चंस को बोला गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल जैसे A, B, C, D है, तो अगर हम इसको देखें तो हम लाइक यहाँ पे आपको जुवेनाइल बोल रखा है, एडल्ट बोल रखा है और रिप्रोडक्टिव फेज बोल रखा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको चीजों को फिक्स करना है और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है, इन अ फोटो रेस्पॉन्स एक्सपेरिमेंट embedded seeds were kept under the following light regimes and the germination status was noted as follow। मतलब कि embedded seeds का मतलब होता है ऐसे सीड्स जिनको कि कुछ लाइक वाटर कंटेंट प्रोवाइड किए गए हों। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ दे रखा है या फिर आप कह सकते हो जो आपको प्रोफाइल दे रखी है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डी इज गोइंग टू स्टैंड फॉर द डार्कनेस, आर जो है आपको रेड लाइट की प्रेजेंस बताएगा और एफ आर जो है आपको फार रेड लाइट का प्रेजेंस बताएगा। तो जब डार्क है तो यहाँ दिखा रखा है नॉट जर्मिनेटेड, अगेन जब डार्क पीरियड को बढ़ाया गया है लेकिन वहां पे जब रेड लाइट को इंट्रोड्यूस किया गया है तो जर्मिनेशन दिख रहा है, लेकिन जब फार रेड लाइट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो जर्मिनेशन नहीं है। अगेन सेम वही कंडीशन फॉलो करके जर्मिनेशन नहीं हो रहा और अगेन क्या हो रहा है, सॉरी जर्मिनेशन हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि जब हम रेड लाइट को इंड्यूस कर रहे हैं तो जर्मिनेशन हो रहा है और फार रेड लाइट को जब अगर हम इंड्यूस कर दे रहे हैं तो जर्मिनेशन नहीं हो रहा। क्वेश्चन में बोला गया है इन एन इंडिपेंडेंट बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द रेड लाइट फोटो रिसेप्टर phytochrome is interconverted between the two form, that is the P to P dash by red or far red light. Okay, keeping this information in mind, which of the following combination of conclusion is correct। अब जो भी यहाँ पे कंडीशंस आपको प्रोवाइड की गई हैं, इन केस अगर आपको पता है कि फाइटोक्रोम का जो ओवरऑल एक्टिव फॉर्म कौन सा है, इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है, तो आप इजीली जो है यहाँ से करेक्ट ऑप्शन पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मली फर्स्ट ऑप्शन बोला है रेड लाइट कन्वर्ट P टू P डैश एंड P डैश प्रमोट दी सीड जर्मिनेशन। तो यहाँ पे जो पहला ही स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाता है, सही स्टेटमेंट हो जाता है, बिकॉज P डैश जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो जो PR को प्रेजेंट कर रहा है और सॉरी P जो है वो PR को प्रेजेंट कर रहा है और जो P डैश है वो PFR को प्रेजेंट कर रहा है। और आपको पता है कि जो PFR फॉर्म होता है वो एक्टिव फॉर्म होता है इन केस ऑफ अ फाइटोक्रोम। ओके, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है हमने उसे एकदम सही कर दिया, बाकी स्टेटमेंट जो है घुमा फिरा के लाइक अपोजिट लाइक चीजों को बोल रखा है जो कि एकदम गलत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन आपका प्लांट फिजियोलॉजी से पूछा गया है। क्वेश्चन है फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टार्पिन्स। तो टार्पिन जो है आपको जैसे कि पता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ही पार्ट है, तो इस वे में आपसे पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स टार्पिन के लिए एकदम सही रहेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट, आई मीन फर्स्ट स्टेटमेंट है isopentenyl diphosphate and farnesyl diphosphate are monoterpene and sesquiterpene respectively। No, this statement is totally wrong because isopentenyl diphosphate जो होता है वो मेनली 5 कार्बन कंपाउंड होता है। बी स्टेटमेंट में बोला है स्क्वालिन एंड जीरेनाइल डाइफॉस्फेट आर ट्राइटर्पिन एंड मोनोटर्पिन रेस्पेक्टिवली, ऑब्वियसली बिकॉज स्क्वालिन में क्या होता है 30 कार्बन होते हैं, एज वेल एज जो आपका जीरेनाइल होता है उसमें आपके 10 कार्बन होते हैं। ओके, तो बी स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट एंड जीरेनाइल डाइफॉस्फेट हैव 10 and 20 कार्बन रेस्पेक्टिवली। तो देखिए डाइमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट में मेनली क्या होता है आपके 5 कार्बन होते हैं, तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। डी स्टेटमेंट में बोला है डाइटर्पिन हैव 20 कार्बन वेयर द सेस्क्विटर्पिन हैव 15 कार्बन, ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो इस वे में ए और डी जो है आपका सही हो जाता है, दैट इज सॉरी बी एंड डी जो है आपका सही हो जाता है, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। So question number 103,
क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ एपिकल मेरिस्टेम दैट इज द सैम साइज इन अराबिडोप्सिस। तो नॉर्मली अगर आपको सैम का कंसेप्ट पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। नॉर्मली क्या होता है, आपका जो CLV होता है CLV3 को एक्टिवेट करता है वुशल, ओके, दैट इज WS, ओके। लेकिन CLV3 क्या करता है, इसके साथ अपने दो आप बोल सकते हो और मेंबर को एक्टिवेट करता है, दैट इज CLV2 एंड CLV1। ये मिलके क्या करते हैं, वुशल को इनहिबिट करने का काम करते हैं। अब हमें ये कंसेप्ट पता है, अब इसी कंसेप्ट को हमें यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उसमें मैच करना है। नॉर्मली जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें दे दी गई हैं। लेकिन इन केस अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो CLV1 और CLV3 जो है वुशल को एक्टिवेट कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनहिबिशन होता है, तो ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड में बोला है दैट इज दी क्लेवाटा 1 एंड क्लेवाटा 2 जो है वो वुशल को इनहिबिट कर रहे हैं, और वुशल से क्या हो रहा है, सैम का ओवरऑल साइज डिसाइड हो रहा है। तो इस वे में कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, बिकॉज इनका फिर एक्टिवेशन कहां से हो रहा है, यहाँ तो CLV3 जो है, CLV3 डायरेक्टली इसको इनहिबिट नहीं करता है, ये CLV1 और CLV2 को एक्टिवेट करके फिर इनहिबिशन का इफेक्ट शो करता है। थर्ड स्टेटमेंट देखें तो CLV3 पहले एक्टिवेट होगा ऑब्वियसली, फिर वो CLV1 को एक्टिवेट करेगा, CLV1 जो है वो वुशल को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से सैम का साइज जो है वो इफेक्ट होगा। तो इस वे में जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो होगा आपका थर्ड। अगेन जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी एकदम गलत, ओवरऑल आप स्कीमेटिक्स का डायग्राम देखें तो ये गलत स्टेटमेंट दे रखा है, ओके। एंड मेक श्योर जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको साफ साफ मालूम हो जाएगा कि यहाँ जो भी चीजें बोली गई हैं एक्चुअल में अगर आपको कंसेप्ट पता है सैम का तो आपको ये सारी चीजों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका एक्सेस टाइम कंज्यूम कर लेती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है स्ट्रेस फिजियोलॉजी से। क्वेश्चन है फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाटर पोटेंशियल इन प्लांट्स। वाटर पोटेंशियल जो होता है प्लांट्स में, मेनली वाटर पोटेंशियल अगर हम कंसेप्ट देखें तो बोला जाता है जहां पे वाटर पोटेंशियल हाई होता है वहां से लो की तरफ, वाटर पोटेंशियल जहां पे हाई है और जहां पे लो है, हाई टू लो से ट्रांसफर होता है वाटर का। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है solute concentration and pressure potential contribute to the water potential of a plant cell in a given state। obviously क्योंकि जो आपका water potential होता है उसमें solute potential भी होता है as well as pressure potential भी होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोला है when a flaccid cell is placed in a solution that has a water potential less negative than the intracellular water potential, water will move from solution into the cell। obviously because solution का जो water potential है वो यहाँ पे ज्यादा है as compared to the cell, तो B स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ओके। सी स्टेटमेंट में बोला है जो भी स्टेटमेंट में बी स्टेटमेंट में बोला है उसका पूरा अपोजिट बोला है सी स्टेटमेंट में। व्हेन अ फ्लैसिड सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन that has a water potential less negative than the intracellular water potential, water will move out from the cell into the solution। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी बी स्टेटमेंट को सही कंक्लूड कर चुके हैं। डी स्टेटमेंट बोला वाटर पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट अंडर द सीवियर वाटर स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस नेगेटिव। नो, हमेशा जो है वो मोर नेगेटिव होता है जब भी वाटर पोटेंशियल वाटर स्ट्रेस कंडीशन चल रहा होता है, तो ओके। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस वे में जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया वो हो गया आपका ए एंड बी, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लिया गया है आपके प्लांट फिजियोलॉजी से। क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्कीम शो द फ्लावरिंग स्टेटस ऑफ अ प्लांट स्पीसीज एंड द फोटो पीरियड राइगिम्स इन विच इट इज ग्रोन, दैट इज L is going to denote the light period and D is going to denote the dark period। इस वे में देखें तो आपको ओवरऑल ये बताना है कि कौन से टाइप के प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है। तो अगर आप ये प्रोफाइल देखें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये लॉन्ग डे प्लांट है या फिर शॉर्ट डे प्लांट है, क्योंकि अगर हम प्रोफाइल देखें तो मालूम हो रहा है जब भी हम डार्क पीरियड को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लावरिंग हो रही है, जैसे ही हमने डार्क पीरियड को कम किया फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो यहीं पे हमें इंडिकेशन मिल गया कि ये क्या है, एक शॉर्ट डे प्लांट है, ओके। और शॉर्ट डे प्लांट में हमेशा जो है आपका डार्क फेज क्या करता है, फ्लावरिंग को अब डिनोट करता है, ओके, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सारा का सारा प्रोफाइल हमने देख लिया, हर बार जहां भी लाइट का इंडक्शन हो गया डार्क पीरियड के बीच में वहां पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और अगेन जहां पे हमने डार्क पीरियड को और इंक्रीज कर दिया है वहां पे फ्लावरिंग हो रही है, ओके। तो यहाँ से आपको अप्रोप्रिएट कंक्लूजन निकालना है, ऑल्दो हमें पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम अपना कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, और शॉर्ट डे प्लांट में आपका डार्क फेज जो होता है आपके फ्लावरिंग को इंडिकेट करता है या फिर फ्लावरिंग के टाइम को बताता है। तो अगर पहला स्टेटमेंट देखें हम तो यहाँ पे मेंशन है स्पीसीज इज शॉर्ट डे प्लांट ऑब्वियसली एंड लेंथ ऑफ द डार्क फेज डिटरमाइन द फ्लावरिंग स्टेटस। बिल्कुल, तो पहला स्टेटमेंट जो है एकदम करेक्ट हो गया। बाकी स्टेटमेंट में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको पता है कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होने वाला है, ओके। सो 105 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लाइक आई थिंक ये क्वेश्चन आपका आया है बायोकेम से, लाइक बायोकेमिस्ट्री से आया है। क्वेश्चन में बोला है रिसर्चर वांट टू स्टडी लाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग द photosynthetic electron flow using the herbicide that is the dichlorophenyl methyl urea that is the DCMU and the paraquat. The researcher listed the following observation. तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग दी पैराक्वेट एंड DCMU और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है उनके लिए एकदम सही रहेगा। सॉरी, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत रहेगा। मतलब आपको ये अगर पता हो कि वो क्या इफेक्ट शो करते हैं, किसको इफेक्ट लाइक करते हैं, तो आप इजीली जो है यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट पिक कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर बात की जाए तो जो आपका जो DCMU होता है वो फोटोसिस्टम 2 को इनहिबिट करता है और आपका जो पैराक्वेट होता है वो फोटोसिस्टम 1 को इनहिबिट करता है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट आप बोल सकते हो स्टेटमेंट है। या फिर अगर आपने इनके बारे में पढ़ा, इनहिबिटर्स के बारे में अगर पढ़ा है तो आप इजिली जो है यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो वी आर श्योर कि हाँ जो DCMU है वो लाइक फोटोसिस्टम 2 को इनहिबिट कर रहा है और पैराक्वेट जो है 1 को कर रहा है। अगर हम ए स्टेटमेंट देखें तो बोला है दोनों की दोनों, दैट इज DCMU और पैराक्वेट जो है फोटोसिस्टम 2 को इनहिबिट कर रहा है, ये एकदम गलत हो गया। इसके बाद सेकंड में बोला है बोथ DCMU एंड पैराक्वेट ब्लॉक दी, नो, फोटोसिस्टम 1 को दोनों के दोनों साथ में नहीं करते हैं, अलग अलग करते हैं। थर्ड में बोला गया है दैट इज जो DCMU है वो फोटोसिस्टम 1 को कर रहा है और पैराक्वेट जो है फोटोसिस्टम 2 को करता है। तो ये पूरा का पूरा अपोजिट स्टेटमेंट बोला गया है। एक्चुअल में जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा डी, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या होगा, दैट इज A, B एंड C, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज अगेन ये आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी से लिया गया है। पूछा है फिनोटिपिकली नॉर्मल फ्रूट फ्लाई वाज क्रॉस टू अनदर फ्लाई whose phenotype was not recorded. Of the progeny, that is 3/8 were wild, 3/8 by ebony body color and 1/8 had a vestigial wing and 1/8 has a ebony body color and vestigial wing. So ebony body color and the vestigial wing are recessive character and their gene are located on 2 different autosomes. Based on this information, which of the following is which of the following is the likely genotype of the parent? तो देखिए आपका जो ओवरऑल यहाँ पे डेटा दे के रखा है, अगर आप उस डेटा को इंटरप्रिटेशन करने में लाइक सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप इजीली जो है यहाँ से करेक्ट आंसर पिक कर सकते हो। दैट इज जो आपका पेरेंट्स का ओवरऑल जीनोटाइप होगा वो होगा ये। आप जब क्रॉस करोगे या फिर ये जो लाइक ओवरऑल जो आपका रेशियो निकलेगा, आप जब उन पे ध्यान दोगे या उसको जब सॉल्व करोगे तो आप इजीली बोल पाओगे कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकंड। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। इनकेस अगर आपको लाइक नॉलेज नहीं है इन क्वेश्चंस के बारे में तो फिर भी अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेंड करना चाहते हैं तो यू कैन गो, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 के 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है इन नॉर्मल इंडिविजुअल देयर आर 3 MST2 restriction site, 2 flanking the beta globulin gene and 1 within the gene. The individual affected by the disease, that is a single nucleotide polymorphism in the beta globulin gene, abolishes the internal MST2 recognition site. The RFLP pattern for this locus obtained by the hybridization using a probe internal to the flanking MST2 sites from 3 siblings of family is shown below. अब यहाँ पे 3 siblings को लाइक ओवरऑल उनका आप बोल सकते हो प्रोफाइल दिया गया है और क्वेश्चन की डिमांड से अभी तक आपको मालूम हो गया कि यहाँ पे ये चीज देखने की कोशिश की जा रही है कि डिजीज का जो कंडीशन है वो क्या है, मतलब किस वे में वो लिंक है, वो क्या एक्स लिंक है, ऑटोजोमल लिंक है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, इन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है। ओके तो नॉर्मली अगर जब हम प्रोफाइल देखें तो इजीली हम कह सकते हैं कि ये जो ओवरऑल लाइक डिजीज कंडीशन है वो क्या रिजल्ट करने वाला है, वो रिसेसिव फॉर्म में है। ओके रिसेसिव फॉर्म में है, लेकिन अभी हमें ये देखना है क्योंकि रिसेसिव में यहाँ पे एक्स लिंक भी है एज वेल एज ऑटोजोम भी है। ओके तो अगर ये एक्स लिंक होता तो ऑब्वियसली जो लाइक सन होते वो हर हाल में हर जगह पे अफेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले में सिर्फ और सिर्फ बैंड आया है। ओके और जो डॉटर है वो पूरे के पूरे यहाँ पे आपको 1.15 kb पे बैंड दे रहा है और 0.02 पे बैंड दे रहा है। तो इस वे में हम कह सकते हैं कि ये जो डिजीज कंडीशन है वो है आपका ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन है, दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। फाइन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका अगेन इनहेरिटेंस बायोलॉजी से और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं बिकॉज ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ जो भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से काफी अच्छे से फैमिलियर होंगे। ओके सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है इन अ ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट यूजिंग दी A+B+C+ जीनोटाइप एज अ डोनर एंड A-B-C- एज अ रेसिपिएंट, A+ ट्रांसडक्टेंट were selected and screened for the B and C and the data obtained were shown below. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है
और लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो मेक श्योर कि हाँ आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। यहाँ पे जीनोटाइप दे रखा है और उसका जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑब्टेन्ड हुए हैं वो दे रखा है। अब आपको बताना है द कोड ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी फॉर द A+, B+ एंड B+, C+ रेस्पेक्टिवली। तो इन दोनों के लिए आपको ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो इस वे में हमने जो 80% आपका पेपर था, दैट इज 2017 जून का पेपर, वो हमने 80% वे में लगभग जो है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये जो पेपर लाइक जो भी मैंने आपको सॉल्व करवाया है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। और इन केस अगर आप चाहते हैं कि कुछ और पोर्शन भी हम आपके लिए सॉल्व करें तो मेक श्योर आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए इन सारे पेपर्स के बारे में तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज हमने लाइफ साइंस का एक पेपर सॉल्व किया। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी और कैटेगरी का पेपर सॉल्व करवाने में, चाहे वो अर्थ साइंस हो, केमिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस हो, मेक श्योर आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर आप अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर आप सॉल्यूशनिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।